तो नहीं, क्यों महाजन की आंख है हम पर, हम कोई सूद की रकम तो नहीं, जुल्म के सामने खामोश रहें और होंगे वो लोग, हम तो नहीं, हम तो नहीं, हम तो नहीं। हम सचिड़ो है बोले। रामगढ़ उप तहसील के खेल मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण और खेल मैदान के लोकार्पण कार्यक्रम पर हमारे राजस्थान के मंत्री बड़े भाई गोविंद राम मेघवाल जी, सोमजी ढील प्रधान पंचायत समिति नौर, हमारे साथी मंगेश चौधरी, हमारे जिला कलेक्टर महोदय नथमल जी, हमारी नौर के एसडीएम शकुंतला जी, हमारी जिला प्रमुख बहन कविता मेघवाल, हमारी काकी जिला परिषद मेंबर सुनीता जी कसवा, हमारे साथी अजब बाम्बू। ये थोड़ी सी लेट आई कविता, ऐसा कोई आदमी नहीं, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं जिसको अजब बाम्बू ने पकड़ के 10, 20, 30 लाख रुपए की यहाँ नहीं भरवाई हो। ये थोड़ी सी लेट हो गई कविता, नहीं तो 20, 30 लाख की यहाँ भरवाता। मैंने पहले ही बंद कर दिया था इसको बोलने। सतपाल जी नेहरा, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शेर सिंह जी गोस्वामी, मंच पर बैठे इस्लाम जी कुरैशी, तमाम सरपंचगण, जिला परिषद मेंबरगण, तमाम पूर्व सरपंचगण, माता और बहनों, किसानों, नौजवानों, भीम आर्मी के साथियों, आप सब साथियों का इस ऐसे एक दौर में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे हुए संविधान की प्रस्तावना के संबंध में राजस्थान की विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होने से पहले राज्यपाल के अभिभाषण में सारे विधायकों को खड़ा होकर के ये इस प्रस्तावना पढ़ाई गई थी कि हम भारत के लोग इस देश के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र की रक्षा करेंगे। हम व्यक्ति और व्यक्ति की गरिमा, उसका मान सम्मान करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण इसलिए कर रहे हैं कि हमें संविधान की सौगंध सुबह शाम लेनी चाहिए। हम ये भी आपको बता देना चाहते हैं कि हम तो खुद ये मानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का जो पहला कागज है, उस कागज को हनुमान चालीसे की तरह, गुरु ग्रंथ साहब की तरह, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की तरह अगर याद नहीं करेगा तो हिंदुस्तान बचेगा नहीं। अगर किसी को कोई गलतफहमी है कि बाबा साहब की प्रतिमा लगा लेने से और भीम आर्मी को साथ ले लेने से वोट जुड़ जाएंगे, मैं कहता हूं ये इस तरफ बढ़ रहे हैं कि थोड़े दिनों में वोटों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथ खड़ा करवा देंगे जो पहले राजाओं के जमाने में करवाते थे कि तुम्हारा लंबरदार कौन, जो लंबरदार के घर पैदा हो। अब दौर आ रहा है कि देश का लंबरदार कौन, जो आरएसएस चाहती है। ये दौर आ रहा है दोस्तों, और आरएसएस किसको चाहती है आपको ही पता। किसान आंदोलन चला, गवाह गोविंद राम जी मेघवाल साहब ये 150 गाड़ी लेकर के गए थे रे, 7 दिन, ऐसे कई विधायक, कई एमएलए, लेकिन वो किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर पर लड़े काले कानूनों के खिलाफ, कानून वापिस हो गए। लेकिन जो 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए तो 4 दिन पहले हरियाणा की सरकार ने चेक करके देखा कि भाई किसान जागरूक है या सो गया। 6 मंडी हरियाणा की बंद करने का आदेश निकाल दिया। पूरे हिंदुस्तान में वापिस लोग खड़े हुए, वापिस लोगों ने आलोचना करी, तेज प्रतिक्रिया हुई, ट्विटर पर, आपके सारे सोशल मीडिया पर ये तोहिन होनी शुरू हुई, तो आदेश परसों वापिस ले लिया। ये चेक करके देख रहे हैं कि आप सो गए या जागते हो। दोस्तों, सिर्फ बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की पालना बाबा साहब की प्रतिमा लगा लेने से नहीं होगी। उस संविधान के वो शब्द याद करो, समाजवाद, हिंदुस्तान आजाद हुआ, ये कलेक्टर, ये स्कूल, ये एक राज्य दूसरे राज्य के संविधान की पालन नहीं करेगा, नियमों का, कायदे कानून का पालन नहीं करेगा, लोगों को हक नहीं मिलेगा। मैंने राजस्थान की विधानसभा में बार बार ये बात उठाई कि हरियाणा, पंजाब दादागिरी कर रहे हैं, हमारे हक का पानी नहीं दे रहे,
मैंने पहली विधानसभा से लेकर के अब तक ये बात लगातार उठाई है। मैं कहना चाहता हूं, आपको आश्वस्त कर रहा हूं किसान भाइयों, मैं तो किसी की आलोचना करने की बजाय खुद करने की हिम्मत रखता हूं और 3 साल में ऐसे ऐसे काम राजस्थान की सरकार से करवाए हैं जो आपने 70 साल में नहीं करवाए होंगे। लेकिन हम 20 साल लड़े कलेक्टर साहब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मंत्री महोदय 20 साल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब भादरा में ITI कॉलेज बन रहा है, अब भादरा के जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा है, अब भादरा के हर गांव में स्कूल कर्मोन्नत हो रहे हैं। अब भादरा के जहां बीजेपी के राज में 17,500 स्कूल बंद हुए, अब भादरा के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे हैं और बच्चे अंग्रेजी में कहेंगे गो एंड कैच फॉलिंग स्टार बट यू कुड नॉट फाउंड ए। आगे बताऊंगा नहीं, क्योंकि मंच पर जो लोग बैठे हैं वो इसका ट्रांसलेशन जानते हैं। अब भादरा के बच्चे यूं बोले, गरीब का बच्चा जिसने देखा नहीं था अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, वो स्कूल तक जाएगा। यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही संविधान है। मैं किसान भाइयों आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं जब MLA बना CID विभाग बंद था और बंद हो गया 2012 में। CID विभाग भादरा से विदा हो गया था, नौर से विदा हो गया था। वापिस जान फूंकिए, भादरा और नौर में 84 करोड़ के खाड़ा निर्माण चल रहे हैं। कलेक्टर साहब ये खाड़ा निर्माण अगले साल पूरा हो जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से अभी बात करी कि भादरा का 0.17 में पानी जो अभी तक हमें मिला नहीं, हमें चिट्ठी भेजनी चाहिए। पहले बार हमारे प्रयासों से BBMB की बैठक उदयपुर में हुई है, बहुत साल बाद राजस्थान के उदयपुर में पिछली BBMB की बैठक हुई और राजस्थान को स्थायी मेंबर चुना गया है BBMB में। और आपको कह रहा हूं, मेरे कार्यकाल के अभी 18 महीने बाकी हैं। 0.17 MF पानी जो हमारे 1250 क्यूसेक पानी में से रेगुलेशन तय होगा, डैम में हिस्सा तय होगा, मेरे कार्यकाल में आपके हिस्से में डलवाने का काम करूंगा। आज वादा कर रहा हूं आपसे। दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा साथी मंगेश चौधरी का भी, जिला कलेक्टर महोदय का भी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री का भी। फसल बीमा को लेकर के हम सब लोग गंभीर थे। मेरा विधानसभा में प्रश्न लगा, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में, मुख्यमंत्री के अभिभाषण में जब बहस में भाग लिया तो यह बात रखी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के और मेरे जिले के 335 करोड़ रुपए बाकी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 164 करोड़ बाकी है, हम में ब्याज लेंगे। अभी भी सारा बीमा कलेक्टर साहब आया नहीं है, अभी 161 करोड़ डाले, 164 करोड़ तो अकेली भादरा के थे। अभी तो 3 दिन में बीमा आया, ये उन्हीं लोगों के खाते में आया है जिनके खाते में पहले आया था। अरे बोझ लगे उस किसान का, मर्सी सर के उस किसान का कोई कसूर नहीं जिस किसान ने फ्रॉड नहीं करा। हमें कार्रवाई फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ करानी है, न कि बिना फ्रॉड करने वालों के खिलाफ भी। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हमने लागू करवाने का काम करा, लगातार जागरूकता। मैं बता देना चाहता हूं मंत्री महोदय, पूरे हिंदुस्तान में SBI बैंक की दादागिरी, किसान से ब्याज फालतू ले, किसान को भिड़ते नहीं दे। लेकिन हमने रामगढ़ की धरती पर बैठ करके ये तजुर्बा सीखा कि किसान से जिसने ब्याज फालतू ले लिया वो ब्याज भी वापस दिलवाएंगे। हमने ब्याज वापस दिलवाने का काम करा। आज KCC में एक लोचा डाल दिया, KCC के कागज भादरा में इकट्ठे होंगे, नौर के बैंकों में इकट्ठे होंगे। पहले तो कागज हनुमानगढ़ जाते थे, 600 फाइल, 1000 फाइल का ढेर लग जाता। आज ये कागज नौर में इकट्ठे होने लग गए, 600 फाइल पेंडिंग, 700 फाइल पेंडिंग। किसान को KCC के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। आप और हम बैठ करके अभी विधानसभा कल संपन्न हो जाएगी। मैं परसों जाऊंगा जितेंद्र मेघवाल की पाली जिले में, सिर्फ इस बात के लिए हत्या कर दी गई कि उसने मुझको पर ताव दे दिया था। जो डिस्क्रिप्शन, जो भेदभाव राजस्थान में और हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों में है जब लोग ऊंच नीच की बात रखते हैं, हमें ये लड़ाई भी उनके खिलाफ लड़नी है। क्योंकि संविधान में लिखा है कि हम मनुष्य की, हम व्यक्ति की गरिमा करेंगे। व्यक्ति कोई भी है जो हिंदुस्तान के क्षेत्र में पैदा हुआ, हम उसकी गरिमा का सम्मान करेंगे। ये हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान ने इज्जत दी है। ये संविधान में, नियम में बात है। मैं जा रहा हूं परसों पाली, उसके घर तक मिल के आएंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं आए हुए लोगों से, पहचानो ये दुर्गंध समाज में कौन लोग फैला रहे हैं जो जाति और धर्म की बात करते हैं। बात करनी चाहिए समाजवाद की,
बात करनी चाहिए लोकतंत्र की, बात करनी चाहिए धर्मनिरपेक्षता की। मैं सब धर्मों का आदर करूं। मेरा धर्म क्या है ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आपका धर्म क्या है आप उसकी उपासना करें, आप उसका पालन करें तो मैं आपका सम्मान करूं। यह हिंदुस्तान का संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। तब देश आगे बढ़ेगा। हम खाड़े बना देंगे, हम सड़क भी बना देंगे, हम बीमा भी ले आएंगे, हम नहर भी ले आएंगे, हम पूरा पानी भी ले आएंगे, हम सारे स्कूल भी खोल लेंगे, टीचर भी ले आएंगे, लेकिन संविधान की किताब याद नहीं रखी तो लोग इनको बेच जाएंगे, बड़े सेठों के हाथ में दे देंगे। जैसे सड़क दे दी, बिजली दे दी, पानी दे दिया। अरे क्या बात कर रहे हो, दूध सस्ता पानी महंगा। इसलिए संविधान को याद रखो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रामगढ़ के सरपंच साहब का, आपके और मंत्री जी के जो भी हो। और मैं बहुत कामरेड बलवान पुनिया से और आप से उम्मीद करूं कि काल जो कांटो कट गयो तो कट गयो, नहीं तो भारतीय संविधान में 22 भाषा मान्यता है। राज्य आपके स्तर के ऊपर मान्यता देश के है, केंद्र के पाले नहीं बात ने हम नाम भेज दियो, ढंगू ही बात ने समझ लियो और तड़का अपनी जबान भी ले गया हो। मैं जोरदार तालियां सागे मंत्री जी को जो आपसे चाहूंगा कि मैं करो स्वागत सत्कार और बोलो माई। आज इस रामगढ़ के खेल मैदान में और मुख्य सड़क पर भारत रत्न विश्व के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनावरण के इस भव्य प्रोग्राम में आज मंच पर विराजमान है आपके क्रांतिकारी विधायक, जो आपकी विधानसभा में शेर की तरह धारते हैं आपकी बात को लेकर, आदरणीय बलवान जी पूनिया साहब। मंच पर विराजमान जिला प्रमुख कविता मेघवाल जी, मंच पर विराजमान जिला कलेक्टर नतमल जी डिरेल साहब, जो कि पहले हमारे डायरेक्टर थे एजुकेशन के, जिनके बारे में भी बलवान जी ने बताया। मंच पर संकुतला पचार एसडीएम भादरा, जिन्होंने प्रशासन गांव की ओर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिला परिषद और नहीं हमारे यहाँ के प्रधान, चूंकि 7 पंचायत आपकी नौर की इसमें आ गई परिसीमन में, सोन जी ढिल, जो बहुत ही क्रांतिकारी वक्ता भी है, क्योंकि मैं इनकी बात दूसरी बार सुन रहा हूं मंच से। जिला परिषद सदस्य सुनीता कसवां जी, जयप्रकाश ढाका PICM सेक्रेटरी, मंगेश चौधरी किसान नेता, जिन्होंने अपनी बात बहुत ही औजस्वी तरीके से आपके मंच पे रखी, शेर सिंह जी गोस्वामी समाजसेवी, शेर सिंह जी अपने जो संचालन कर रहे हैं यही है, दूसरे विनोद जी, जो कि आपके अच्छे कवि हैं। वो एक कहावत है ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि, जहाँ सूर्य नहीं पहुंचता कई बार कवि वहां पहुंच जाता है, इतनी बड़ी कल्पना होती है। बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं। सतपाल जी नेहरा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, तमाम सरपंचगण, ब्लॉक के मेंबर, अजब बांबू जी सरपंच रामगढ़, जिन्होंने अपनी बात बहुत प्रमुखता से रखी एक सजग प्रतिनिधि के रूप में। व्यापारीगण भी पधारे और सभी आसपास के इलाके से, भादरा विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए आदरणीय मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला क्योंकि मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ। पहले भी मैं जिला प्रशासन की मीटिंग ली, मैंने गंगानगर का भी मैं प्रभारी हूँ। और मुझे जो लड़ाके लोग होते हैं, जो संविधान की बात करते हैं और सबकी समानता की बात करते हैं, वो प्रतिनिधि हमें अच्छे लगते हैं और ये खूबी आपके प्रतिनिधि में है। साथियों, आज जो हमारा प्रोग्राम है, मैं देख रहा हूं कि टेंट में पूरे लोग नहीं आ रहे हैं, धूप में खड़े रहने को भी मजबूर है। ये भी मैं समझ रहा हूं कटाई का टाइम है।
800-1000 रुपए में आदमी नहीं मिल रहा है। मैं भी किसान हूं, अभी चने की और कटाई चल रही है, रास्ते में देखते हुए आए, तो मैं लंबा समय नहीं लूंगा। और मेरे को आपने परेशानी में भी डाल दिया। अच्छा तो ये होता कि कॉमरेड से मेरा भाषण पहले होता, अब कॉमरेड ने सारी बात तो बोल दी। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही है मैं शुरू कहां से करूं। आपने मुझे पजा दिया। मैं कह रहा था कॉमरेड को, अरे बहुत अच्छा लगता है, अच्छे वक्ता होने चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। अन्यथा कई कहीं है जो मैं जयपुर जानता बात जोधपुरी करने लग जाए, और एक होता है लय से बात। तो आज हमारा जो प्रोग्राम है वो बाबा साहब की मूर्ति अनावरण का है। मैंने जब ये मूर्ति देखी मैं मन में बहुत खुश हुआ। ऐसी आदमकद, और ये इस लायक हैं। अब बात यह है कि कई लोग जानते कई लोग नहीं जानते, इसलिए मैं थोड़ा सा इन पे बोलूंगा। क्योंकि आप आखिर देखें सही अम्बेडकर कौन है, कहां पैदा हुए। इसलिए साथियों, इनका जन्म मध्य प्रदेश के महुआ गांव में हुआ 14 अप्रैल 1851। थोड़े दिन बाद अम्बेडकर जयंती है 14 अप्रैल। उसमें मैं बीकानेर में बहुत बड़ा प्रोग्राम, कल मैंने मीटिंग की, रात को 12 मेरे बज गई थी, और मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं भाई बलवान जी को कह रहा था भी आप आओ, और मैं आपको भी आमंत्रित कर रहा हूं, आप पधारना। रात को 12 बजे, सुबह में आना मुझे 11 बजे था, आदेश था बलवान जी का, लेकिन आते आते 12:15 बज गई, जो कि प्रोग्राम में तो 12:15 ही लिखा था। पर कॉमरेड का विशेष आग्रह था कि भाई कटाई का टाइम है, आप टाइम से आ जाओ, टाइम से, क्योंकि गर्मी भी है। इसलिए मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों से माफी मांगता हूं कि मैं 1 घंटा लेट आया, आपको परेशानी हुई होगी। डॉक्टर अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में महुआ में पैदा हुए, एक गरीब दलित के घर में। और जिस वक्त ये पैदा हुए देश हमारा गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, और 1680 में एक कंपनी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहले यह मुगलों का राज था। हमारा देश गुलामी के समय से गुजर रहा था। उस वक्त ये डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, और जब ये स्कूल में जाते थे तो आप जानते हो स्कूल की क्या हालत थी। वो दिन मुझे भी याद है कि जब हम स्कूल में जाते थे छोटी क्लास में, तो उस टाइम छुआछूत का वातावरण था। बाबा साहब पढ़ने में होशियार थे। एक अंग्रेजी में कहावत है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो बचपन दिखा देता है उसका। अगर अच्छा खिलाड़ी बनेगा तो वो ग्राउंड में दिखा देगा। रात रात में पैदा नहीं होते, नेता भी रात रात में पैदा नहीं होता। हम विधायक बना सकते हैं, हम एमपी बना सकते हैं वोट के माध्यम से, लेकिन नेता तैयार होने में 25 साल लग जाते हैं। आज आप कॉमरेड बलवान पूनिया पैदा कर दोगे क्या रात रात में? विधायक तो किसी को बना दोगे, आपके वोट में ताकत है। इसलिए मैं कहता हूं कार्यकर्ताओं की, सच्चे दिल वालों की इज्जत होनी चाहिए। जब बाबा साहब स्कूल में जाते थे, पढ़ने में होशियार थे। उस टाइम टीचर कहां थे, स्कूलें बहुत कम थी। आजादी से पहले हमारा देश विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ था, वर्ण व्यवस्था हावी थी। हमारी जो व्यवस्था है उनमें 4 वर्ण थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य, और चौथे नंबर पे शूद्र। ये शूद्र जो थे वो हम लोग थे। तीनों का भार उनके ऊपर थे। उनका काम था सेवा करना। आप स्कूल में नहीं जा सकते, आप धन इकट्ठा नहीं कर सकते, आप हमारी सेवा करोगे। तो जब वो स्कूल में जाते थे उनके साथ छुआछूत होती थी। एक बार मास्टर जी ने कहा कि बोर्ड के ऊपर आप लिख के सिखाओ। जैसे मैं पढ़ता था, मास्टर कम होते थे तो मास्टर जी कहते थे यार आप पढ़ाओ, कह के गेड़े सिखाते थे। बोर्ड के पीछे टिप्पण पड़े थे, वो थे ऊंची जाति। बच्चे खड़े हो गए, अरे ये अम्बेडकर तो अछूत है, चमार है, इसको आपने पढ़ने के लिए दे दिया, हमारे पीछे टिफिन पड़े हैं। उसको बिठा दिया, बराबर नहीं बिठाते थे, टाटपट्टी इसको स्कूल से बाहर के, आप बाहर बैठ के पढ़िए। मैं ये थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं कॉमरेड कि एक आदमी अछूत बनकर के बाहर पड़ा और आज उस आदमी ने देश का इतिहास लिख दिया, संविधान लिख दिया। ये है असली बात।
उसको पढ़ाने से रोक दिया। एक बार जब वो स्कूल से जा रहे थे बैलगाड़ी पर और रास्ते में पूछ लिया बैलगाड़ी वाले ने, तेरी जाति क्या है? तो बाबा साहब ने कहा, मेरी जाति चमार है। अरे भैया, तो बैलगाड़ी अछूत हो गई। उसने नीचे उतार दिया और पानी रखते साथ में गंगा जल छिड़का, बैलगाड़ी ठीक की। ये वृत्तांत उनकी पुस्तकों में लिखे हुए, वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो इन घटनाओं से घबराए नहीं, वो आगे बढ़ते गए। जब बड़ी क्लास में आई फर्स्ट ईयर के बाद में, तो उस वक्त ज्योतिबा फुले जात के मालिक थे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई, सबसे पहले अगर भारत में कोई शिक्षिका थी तो उसका नाम था सावित्रीबाई। वो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। मैं ज्योतिबा फुले का इसलिए नाम ले रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना गुरु ज्योतिबा फुले को माना, क्योंकि उसने एक किताब लिखी गुलामगिरी। उसने कहा कि जो हमारा भारत का नक्शा है, हम विभिन्न जातियों में बंटे हुए हैं, हम एक दूसरे से घृणा करते हैं, छुआछूत करते हैं, इसको एक दिन विद्रोह हो जाएगा, इसको खत्म करने की जरूरत है। उससे उसको समाज से बाहर निकाल दिया। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो सावित्रीबाई, उसने ऐलान किया हिंदुस्तान में, मैं महिलाओं को पढ़ाऊंगी। वो जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी, एक साड़ी साथ में ले जाती थी। रास्ते में खड़े हुए लोग, असामाजिक तत्व, धर्म के ठेकेदार, उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे कि सावित्रीबाई बच्चियों को बिगाड़ रही है, महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही है। तो वो वहां जाकर के अपनी साड़ी बदलती थी, क्योंकि वो कीचड़ में भर जाती थी। लेकिन वो घबराए नहीं। ये 1848 और 1870 की बात कर रहा हूं। ज्योतिबा फुले ने विद्रोह किया, पुस्तकें लिखी। उसने कहा प्रत्येक आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये ऊंच और नीच खत्म होनी चाहिए, मानव सब बराबर है, सारे के सारे एक रास्ते से अपनी मां से पैदा होते हैं। इसलिए अगर जात के आधार पर अगर हम किसी को अछूत मानते हैं, इसी का परिणाम था कि हमारा देश गुलाम रहा। जब प्लासी का युद्ध हुआ तो जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे, उतने ही लोग अपने जैसे लोग बाहर खड़े देख रहे थे, क्योंकि हमारे को हथियार की ट्रेनिंग नहीं थी। हमारे समाज में व्यवस्था थी कि क्षत्रिय लड़ेंगे, शूद्रों को कह दिया हम तो गुलाम हैं, हम तो सेवा करेंगे। अब जब बाहर के लोग आते थे वो अटैक करते थे। प्लासी का युद्ध हुआ, ये मैं नहीं, भाजपा का बहुत बड़ा नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का भाषण की बात कह रहा हूं मैं आपको। उन्होंने कहा मैं अफगानिस्तान गया, एक गजनी आया, सोमनाथ का मंदिर लूट के चला गया। एक छोटा सा लुटेरा था, वहां से कुछ असामाजिक तत्वों को साथ में लिया, 16 बार सोमनाथ के मंदिर सोना चांदी के भर के खतर ले गया और बहुत सारे लोगों को ले गया और उनसे धर्म परिवर्तन करवाया। और बाहर खड़े लोग दर्शक देख रहे थे, वो लोग हम लोग थे। हमें राष्ट्रीयता का ज्ञान नहीं था, हमें शस्त्र का नॉलेज नहीं दिया गया, इसलिए हम तो खड़े खड़े देखते थे। जब अंग्रेजों का राज चल रहा था तो आप याद करो, हम जानते थे कि राजाओं का राज है, क्योंकि अंग्रेज तो दिल्ली में बैठे टैक्स लेते थे। हम जानते थे कि राजाओं का राज है और राजाओं के ऊपर अंग्रेज थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे किसान भाइयों, ये डॉक्टर अम्बेडकर गायकवाड़ पिछड़े समाज का था, जैसा जाट है, बिश्नोई है, नाई है, कुमार है, वो गायकवाड़ का जो है राजा बना, साहू, छत्रपति साहू। उसने ज्योतिबा फुले से प्रेरणा लेकर 50% का आरक्षण दिया और उनका हर आदमी पढ़ेगा, दलित भी पढ़ेगा, महिला भी पढ़ेगी, 36 कौम के लोग पढ़ेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर गरीब था, जैसे अभी कॉमरेड ने कहा ना, बहुत बड़े मन से मैं छोटा आदमी, लेकिन काम कितने बड़े बताए। तो डॉक्टर अम्बेडकर को स्कॉलरशिप दी कि अगर तुम विदेश में पढ़ोगे मैं स्कॉलरशिप देता हूं। उन्होंने स्कॉलरशिप दी और बाबा साहब जाके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े, अमेरिका के अंदर, वहां प्रजातंत्र था। 300 सालों का भी सर्वे कराया बराक ओबामा ने, जो उनका राष्ट्रपति था, कि 300 सालों में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन, नाम निकल के आया, उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का। जब हमारा देश आजाद हुआ, और मैं उससे पहले वो बात कहना चाहूंगा कि वहां योग्यता की पूछ है, वहां जातियां नहीं है। हमारा तो ऐसा कलाकार बना के हमें तो जाति में बांट दिया, ऊंच नीच में बांट दिया, और जाति में भी गोत्र है।
हम इतने बंटे हुए लोग हैं, और उसी का परिणाम था कि हम गुलाम रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे ओबामा ने प्रतिमा लगाई डॉक्टर अम्बेडकर की अमेरिका में, और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। चौधरी चरण सिंह ने कहा था, पांव खेत में नजर दिल्ली और जयपुर पर। चौधरी चरण सिंह भी बहुत बड़े विद्वान थे। उनके बेटे हुए अजीत सिंह, अभी उनके पोते राजनीति कर रहे हैं, वहां इंडियन नेशनल लोकदल चला रहे हैं। उन्होंने इसलिए कहा था पांव खेत में जरूरी है, चूंकि हमें कमाई है, हम किसान हैं, नजर दिल्ली और जयपुर पर कि कहीं लुटेरे काबिज नहीं हो जाए। इसलिए साथियों, बाबा साहब की मूर्ति बनी। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली और जयपुर में नजर बहुत जरूरी है आपकी। और जब देश आजाद हो रहा है, लाखों लोग बलिदान हो गए। 1942 में आंदोलन चलो डू और डाई, महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे। जब आज जो दिल्ली में काबिज हुए बैठे हैं, ये लोग उस टाइम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे। ये दुर्भाग्य है कि 2014 में नारा दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं, 2 करोड़ को रोजगार प्रतिवर्ष, 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ लाग गया कहीं। रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, बैंक बेच दिए, तेल बेच दिया, कोल बेच दिया, सारा मामला ही खत्म कर दिया। इसलिए वो चौधरी चरण सिंह वाली बात याद आती है। देश हमारा 47 में आजाद हुआ, भारत के नेता अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, फ्रांस गए, बताओ भारत का संविधान कैसा हो, कौन बनाए? वहां के नेताओं ने कहा कि तुम्हारे यहां कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक पढ़ के लड़का गया, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। और वो विद्वान, 6 विद्वान विश्व में, उनमें एक था कार्ल मार्क्स, जिस पार्टी के नेता भी आपके भगवान जी पूनिया आपके सामने, वो भी 6 विद्वानों में थे। उनकी समाजवादी की पॉलिसी थी, उनकी सोच थी सबको समानता मिले। और बाबा साहब ने भी कहा था, ये जो वर्ण व्यवस्था की खड़ी लाइन है, ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र, बाबा साहब ने कहा अगर भारत का विकास करना है, इस खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दो, सबको समानता दे दो आप। और हम कुछ नहीं चाहते, ये जीने में आनंद आएगा। यही कार्ल मार्क्स की पॉलिसी है, यही कांग्रेस की पॉलिसी है। जब संविधान बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर को सौंपिए, 7 आदमियों की कमेटी बनाई, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया। पर बाबा साहब ने एक बात कही उस वक्त भी, उन्होंने कहा कि अगर दलित समाज को आरक्षण नहीं देंगे, अगर समानता नहीं दोगे, तो फिर मैं संविधान कमेटी में नहीं आऊंगा। क्योंकि अछूत थे, बस्तियों से बाहर रहने के मजबूर थे, कोई आदमी मटकी के हाथ लगाने नहीं देता था, पशु से भी बदतर जीवन, तालाब में भी छुआछूत। बाबा साहब का सर फूटा था, वो भी कॉर्पोरेट की तरह आंदोलन किया। एक तालाब पे गए, वहां सर फूटा, तो उन्होंने बताया कि ये है छुआछूत, हम तालाब में भी पशु की तरह भी पानी पी नहीं सकते बराबरी में। इसलिए उनके मन में दर्द था, एक कशिश थी साथियों। उन्होंने कहा कि चलो बाबा साहब आप संविधान में आरक्षण दो, लेकिन संविधान कमेटी के आप अध्यक्ष बनो। आज मुझे घमंड कहते हुए कि आज जो हम समानता से बैठे 36 कौम के लोग, ये डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि सबको समानता का दर्जा देने का काम किया, सबको स्वतंत्रता दी और ऐसा संविधान दिया कि लिखित संविधान विश्व के अंदर सर्वोच्च संविधान है। नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका का नेता आए, उन्होंने कहा अगर भारत के अंदर अगर कोई चीज लेने के लायक है तो वो है डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान। लेकिन यहां अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, यहां मनुवाद चल रहा है, पार्लियामेंट के ऊपर संविधान चलाने की साजिश हो रही है। इसलिए कॉमरेड ने ठीक कहा कि आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, हमें संविधान बचाना जरूरी है, हमें डेमोक्रेसी को रखना जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले कंगना राणावत कोई एक्टर है, महिला है, 30 से 20 साल की, उसने आरएसएस के इशारे पर, मोदी और अमित शाह के इशारे पर बयान दिया कि 2014 से पहले जो आजादी मिली है, ये तो माफी वाली आजादी थी। भगत सिंह का बलिदान बेकार, राजगुरु का बलिदान बेकार, लाखों लोग फांसी पे चढ़े, सेलुलर जेल में रहे, लेकिन वो क्या कह रही, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है।
वो कहती है आजादी तो असली मिली है 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अपमान है जो देश की आजादी में हंसते हंसते शहीद हो गए। इसलिए मैं मेरे किसान भाइयों, ये मेरे कमरे वर्ग के लोगों, ये जो आज भारत बना है ये आपके खून और पसीने की कमाई है। आज बड़ी से बड़ी इमारत बनाओ, उसमें मजदूर का खून लगा हुआ है। आज पूरा देश उसकी आत्मा है तो किसान है। हम अनाज पैदा करते हैं, उससे देश का जो है पालन होता है। और आज ये क्या कहते हैं, राष्ट्रभक्त बन करके जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसको क्या कहते हैं, ये तो देशद्रोही है। सबसे पहले आपने किसान की बात हुई, उसके अंदर हमारी क्या हालत हुई, 700 किसान शहीद हो गए। ये ठीक का कांग्रेस में विधायक था, मेरा एरिया किसानों का है, मैं आंदोलनकारी रहा हूं, जेलों में भी गया हूं, लाठियां भी खाई है, इसलिए मेरा दर्द था। पूरे देश में किसान लड़ रहा था, मैं 1500 आदमी लेके वहां गया, गाड़ियां लेके गया। मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, जिस दिन घोषणा हुई उस दिन मैं धरने पे था। लेकिन जब किसान लड़ता है हम प्रेरणा लेते हैं, और इस आंदोलन से मैं एक प्रेरणा लिए मैंने बहुत बड़ी। मैं कहना चाहता हूं कि हमने आजादी की लड़ाई नहीं देखी, आजादी के बाद पहली इतनी बड़ी लड़ाई देखी कि 700 किसान शहीद हुए, 378 दिन धरने पे बैठे, और इस देश का जो तानाशाह है मोदी, उसको झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तीनों काले कानून वापस लेने को मजबूर हो गया, गांधीवादी नीति से लड़े। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इस संविधान के अंदर सबसे बड़ी ताकत आप हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो बंदूक की गोली में ताकत नहीं है वो आपके वोट के अंदर है। हारने वाले की हालत बहुत खराब होती है, हमने हार भी देखी। हारने वाले के गेट पर गाड़ियों वाले खड़े रहते हैं, 2 दिन पहले ही बाने ठा लाग जाए कि चुनाव तो हार सी घड़ी भाग नहीं जाए, हमारे अलावा कोई बंद है। इसलिए साथियों, अमर कॉमरेड ने सारी चीजें देखी है, इसलिए उन्होंने कहा कि बंदूक की गोली में ताकत नहीं है, लेकिन आपके अंदर डाल रहा हूं मैं। आज चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे एसपी कलेक्टर है, चाहे कैबिनेट मंत्री है, चाहे साधारण जूती गाड़ने वाला है, लेकिन सबको एक वोट देने का अधिकार है, सबको एक वोट देने का अधिकार है। अब इस वोट को आपको देखना है कि हमें पौवे में बेचना है, 10,000 में बेचना है, या इसको अनमोल बनाना है। इसलिए साथियों, कायर आदमी दिन में 100 बार मरता है, और बहादुर आदमी जिंदगी में एक बार मरता है, और मरने के बाद भी उनकी प्रतिमा लगती है, जैसे अभी आपने बाहर देखी। इसलिए बहादुर बन के जियो। विद्वान ने कहा है बलि हमेशा बकरे की चढ़ती है, शेर की कभी बलि नहीं चढ़ती। आप किसान हो, कमेरे वर्ग के लोग हो, और तुम्हें ऐसे शेर बहादुर जो आपके कॉमरेड प्रतिनिधि मिले हैं, आप शेर बन के जीने का काम करो। देखा हो मैं मत आओ। पिछले 7 साल से देश का वातावरण बहुत खराब है, महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल काली मिल बढ़ गया है। यहां के गुजरात के लुटेरे नीरव मोदी 30,000 करोड़ लेके बैंक से फरार, विदेश में चला गया। विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके फरार बैंक से, 15,000 करोड़ रुपए मोइल चौक से लेके चला गया, 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके चला गया, सारे के सारे गुजरात के। देश का प्रधानमंत्री गुजरात का। तड़ीपार वो होता है, कॉमरेड जानते हैं, कलेक्टर साहब बैठे, तड़ीपार ये उनको करते हैं कलेक्टर साहब, जो आदमी से जिले में खतरा होता है मजिस्ट्रेट आदेश करके कह देता है जिले से बाहर चले जाओ। ये गृह मंत्री तड़ीपार रहा हुआ है, वो देश का गृह मंत्री है। और वो ये कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उसमें वो अटल बिहारी वाला भी काले काल गिन लेते हैं, बीपी सिंह रहे उसको भी भूल जाते हैं। अरे बेटी के बापो, अगर इस संविधान के तहत देश नहीं चलता और यदि विकास नहीं होता, इन टीबों में इंदिरा गांधी नहर कहां से आती, आज हमारे ये कॉलेज कहां से बनते, आज हमारी सड़कें कहां से बनती। जब अंग्रेज गए थे तो हमारा देश बिल्कुल कमजोर था। 1962 में जब हम चाइना से हारे थे, हम लाल गेहूं मंगवाया था बाहर से, सुई नहीं बनती थी, सुई। और आज ये राफेल खरीद रहे हैं, उसमें भी घपला कर रहे हैं। 500 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीद लिया। कहां तो 125 हमारे हवाई जहाज आने वाले थे, अभी आए 36।
पेगासस इजराइल में बना एक सॉफ्टवेयर, वो इसलिए खरीदा जाता है कि अगर देश को किसी आतंकवादी से खतरा है तो उसके में मोबाइल के अंदर जाता है वो पैरासूट, वो सॉफ्टवेयर। और मोदी जी ने क्या काम किया, राहुल गांधी के मोबाइल में डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज में वो सॉफ्टवेयर फिट उनके साथ रहने वालों में डाल दिया, अफसरों के यहाँ डाल दिया, बैंकों के जो बड़े बड़े अफसर है उनमें सॉफ्टवेयर, एसपी कलेक्टरों के यहाँ सॉफ्टवेयर, ताकि सारी बात हमें सुनाई देती रहे, किसको कहां दबाना है, किसकी क्या कमजोरी है। अगर आज उसकी जांच हो तो हमारे बहुत सारे जो ये बड़े बैठे हैं ना, इनको संविधान के तहत जेल में जाना पड़ सकता है। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, इस देश का प्रजातंत्र भी खतरे में है। इसलिए भाई कॉमरेड ठीक कह रहे थे, हमारा देश को संविधान को चलाने का काम कर रहे हैं, और यदि संविधान नहीं रहा तो ये हकीकत है, फिर ना तो कॉमरेड बन सकते, ना हम बन सकते, ना आपकी बात कोई सुनाई होगी। इसलिए अगर हमारा प्रजातंत्र कायम रहेगा, हम सब मजबूत रहेंगे। अगर थोड़े दिन पहले आपने एक धर्मसभा सुनी हो, एक कारणी चरण खड़ा होकर बोलता है कोई संत, क्योंकि ये आरएसएस वालों का ढोंग है, पार्लियामेंट जो है साधुओं से भर दी। हमें तो कहते हैं मंदिर में जाओ, चंदा भेजो अयोध्या में, और वहां का आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि पहले पार्लियामेंट में वैचारिक लोग जाते थे, अपने क्षेत्र की बात उठाते थे, इन लोगों ने भगवा पहन करके ऐसे लोग बिठा दिए जो दिन भर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों, कोई मुसलमान बोलता है तो उसको कहते हैं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कोई सरदार लड़ता है तो उसको खालिस्तान की बात करते हैं, कोई जाट लड़ता है तो उसको आतंकवादी बनाते हैं, और कोई दलित लड़ता है तो उसको नक्सलवादी बनाते हैं। इन लोगों को वही वर्ड व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। इसलिए जो देश गुलाम रहा, इन जातिवाद के कारण रहा। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था, मुझे उनकी बात याद है, मैंने किताब पढ़ी थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो सरकारी नौकरियों में डाल दो, कि जो जातिवाद में विश्वास करेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर चौधरी चरण सिंह जैसे लोग लंबे समय तक सत्ता में रहते